नई क्लास और ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी भूमिका करवा रही हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा की। तो देखिए सबसे पहले इसका कथामुख, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, वहां पे मैं हाईलाइट करूंगी। बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने के पूर्व, देखो कभी पूर्व, उसका थोड़ा इतिहास जान लेना आवश्यक है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक सैभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या थी। क्लियर, ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी मिस कैथराइन। यद्यपि वे अभी तक जीवित हैं, पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है। पिछले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 5 वर्षों में, इंपॉर्टेंट है, मुझे उनकी केवल एक चिट्ठी मिली, जो इस लेख से संबंध होने के कारण अंत में छाप दी गई। मिस कैथराइन का भारतीय विधाओं के प्रति असीम अनुराग था। किसके प्रति? भारतीय विधाओं के प्रति। अपने देश में रहते समय ही उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। कौन कौन सी भाषा का? संस्कृत और ईसाई हिंदी का। 68 वर्ष की उम्र में वे देश में आई और एकांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का 8 वर्ष तक लगातार भ्रमण करती रही। कितने वर्ष की आई वो? 68 वर्ष की, और 8 वर्षों तक लगातार भ्रमण किया। यहाँ आकर उन्होंने बंगला का भी अभ्यास किया, पर इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई और आगे होने की कोई विशेष संभावना भी नहीं है। मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते हैं। देखो, दीदी, दीदी अर्थात दादी। आगे जब कभी दीदी शब्द का प्रयोग किया जाए तो पाठक उन्हीं से तात्पर्य समझे। किनसे? दीदी को हम दादी भी कह सकते हैं, दादी को दीदी भी। और ये कितने वर्ष की थी? 68 वर्ष की। बंगला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। भाई ये पूछ सकता है, बंगला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। दीदी इस बात को जानती थी और कभी कभी बड़ा करारा मजाक कर बैठती थी। हम लोगों पर, विशेषकर मेरे ऊपर, दीदी का स्नेह नाती के समान ही था। दीदी बहुत भोली थी। ये कैसे स्वभाव था इसका? भोली थी ये। अपनी कष्ट साध्य यात्राओं के बाद जब वे इधर लौटती तो हम लोगों के आनंद का ठिकाना न रहता। नई बात सुनने के लिए या नई चीज देखने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक एक करके कभी कोई तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर चित्रित काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकाल निकाल कर हमारे हाथों पर रखती जाती थी। उनका इतिहास सुनाती जाती। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से गदगद हो होता और उनकी छोटी छोटी नीली आंखें पानी से भरी होती। फिर धीरे धीरे उनकी जेब में एक सफेद बिल्ली का बच्चा निकलता, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। कैसा बच्चा था? सफेद बिल्ली का बच्चा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसे मजाक से परिचित थे। दीदी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़ी उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता मानो कोई हस्तलिखित पोथी ले रहा हो, और तब तक वह बिलोटा कूद जाता। बिलोटा का मतलब बिल्ली का बच्चा। और हम लोग मानो अचकचाकर डर जाते। फिर दीदी इतना हंसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षातिरेक का परिणाम यह होता कि यार लोग संग्रहित बहुमूल्य वस्तुओं में से कुछ को दबा जाते। मैंने कभी ऐसा अपकर्म नहीं किया, पर दीदी को पता ही भी नहीं चलता। कभी कभी दीदी जब ध्यानस्थ हो जाती तो उसका वलीकुचित मुखमंडल बहुत ही आकर्षक होता। साक्षात सरस्वती आविर्भूत हुई है। उधम करते हुए छोकरे पास में निकल जाते, धूल उड़ाती हुई बैलगाड़ियां चल जाती, कुत्ते उछल कूद करते, शुरू कर लड़ाई झगड़े पर आमाद हो जाते। पर दीदी कर्पूर प्रतिभा की भांति निर्वाक, निश्चल, निस्पंद की रहती। जब उनकी समाधि टूटती तब उनकी बातें सुनने लायक होती। अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी। ध्यान दीजिए, कहां से लौटी? राजगृह से। उनके चेहरे पर ऐसे जान पड़ता कि बुद्ध देव से उनकी जरूर भेंट हुई है। किनसे? बुद्ध देव से। मैं जब मिलने गया तो यद्यपि वे थकी हुई थी, पर इतना कहना न भूली कि उन्हें राजगृह में एक सियार मिल गया था। जब उन्हें देखकर 3 बार ठिठक ठिठक कर खड़ा हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो। दीदी का विश्वास था कि बुद्ध देव का समसामयिक था और उसी युग की कोई बात कहना चाहता था, क्योंकि दीदी ने स्पष्ट की कि उनके चेहरे पर एक निरीह करुणा भाव देखा था। आहा, उस युग के सियार भी कैसे करुणावान होते हैं। मैं समझ गया कि दीदी को अगर
छूट दी जाए तो उस श्रृंगाल के संबंध में एक पुराण तैयार हो जाएगा और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी आज विश्राम करो, शार की बात कल करेंगे। दीदी ने भाव विहल होकर कहा, हाँ हाँ रे, मैं थक गई हूँ, जा आज भाग जा, कल जरूर आना। देख इस बार सोन नद के किनारों की पैदल यात्रा कराई। कहाँ पे? सोन नद। मैं जैसे अचरज में आ गया, सोन नद? हाँ रे, सोन नद। कुछ मिला है दीदी? बहुत कुछ, कल आना। मैं 75 वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और, ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष की थी? 75 वर्ष की बुढ़िया के साहस और अध्यवसाय की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया, आहार के समय एक बार लौटकर फिर आया। सोचा इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूं, पर दीदी देखा, दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी है। आहा, चांदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश घने नील वर्ण के अच्छोद सरोवर की भांति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ था। उसमें राजहंस की भांति चंद्रमा धीरे धीरे तैर रहा था। दूसरे कोने में एक दो मेघ शिशु दिन भर थके मांदे सोए हुए थी। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी ही चांदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की अवस्था में बैठी थी। पास ही खड़ा एक छोटा सा खजूर वृक्ष सारी शून्यता को समता दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन मैं शाम को दीदी के स्थान पर पहुंचा। नौकर से मालूम हुआ कि उस रात को दीदी 2 बजे, ध्यान दीजिएगा 2 बजे, कितने बजे? 2 बजे तक चुपचाप बैठी रही। फिर एकाएक अपनी टेबल पर आकर लिखने लगी। रात भर लिखती रही और लिखने में ऐसी तन्मय थी कि दूसरे दिन 8 बजे तक लालटेन बिना बुझाए लिखती रही। फिर टेबल पर सिर रखकर लेट गई और शाम के 3 बजे, ये टाइम देखना, 3 बजे तक लेटी रही। फिर उन्होंने स्नान किया। अब चाय पीने जा रही है। चाय पीते पीते दीदी से बात करना बड़ा मजाक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुझे ही खोज रही थी। सोन यात्रा में उपलब्ध सामग्री का हिंदी रूपांतरण मैंने कर लिया है। तू इसे एक बार पढ़ तो लो भला। देख, मेरी हिंदी में जो गलती है उसे सुधार दे और आनंद से इसका अंग्रेजी में उल्था करा ले। यह ले भला। दीदी का स्नेह संभाषण था। जब वे अपने नातियों पर बहुत खुश होती हुई तो उन्हें कुछ देते समय कहती जाती, ले भला। आज तक इस स्नेह वाक्य से साथ चाय और बिस्किट ही मिला करते थे, पर आज मिला कागज का एक बड़ा पुलिंदा। दीदी ने उसे देखकर कहा कि यह उनकी 200, ध्यान दीजिएगा, 200 मील की पैदल यात्रा का सुपरिणाम है। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, 200 मील। कितने मील? 200 मील। फिर कहने लगी, तू इसे आज ही रात को ठीक कर ले और कल 5 बजे तक की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा लो। परसों मुझे इसकी कापियां मिल जानी चाहिए। जगह का नाम देखना, कलकत्ता आया है। मैंने सकुचाते हुए कहा, दीदी कोई पांडुलिपि मिली है क्या? दीदी ने डांटते हुए कहा, एक बार पढ़ के तो देख, इसका रहस्य फिर पूछना। तू बड़ा आलसी है। देख रे, बड़े दुख की बात कह रही हूँ। पुरुष का जन्म पाया है, आलस छोड़कर काम कर। स्त्रियां चाहे भी तो आलस से हीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं। मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए जब मैं काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में न तो उतना साहस रह गया और न ही शक्ति। तू बड़ा आलसी है, बाद में पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं है, तू समझता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यूरोप की स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं। गलत बात है, हम भी पराधीन हैं। समाज की पराधीनता जरूर कम है, पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। आज देखती हूं कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए। मैंने देखा दीदी की आंखें गीली हो गई। उनका पोपला मुख कुछ कहने के लिए व्याकुल है, पर बात निकल नहीं रही है, जैसे शब्द ही न मिल रहे हैं। न जाने किस अतीत में उनका चित्त धीरे धीरे डूब गया और मैं चुप बैठा रहा। उस दिन भी दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ तो उनकी आंखों से पानी की धारा झर रही थी। वे उसे पोंछने का प्रयत्न भी नहीं कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि दीदी किसी
बीती हुई घटना का ताना बाना सुलझा रही है। इधर से ध्यान हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, दीदी आजकल सोन में नावें चलती है? दीदी ने मुस्कुरा दिया। उसका भाव था कि मैं समझ गई, तू मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है। फिर बोली, देख मैं यहाँ ज्यादा नहीं ठहर सकती, इस अनुवाद को तू जरा ध्यान से पढ़ और कलकत्ते जाके, ध्यान देना, कलकत्ते जाके टाइप करा ले, 2-1 चित्र भी पुस्तक में देने होंगे, जा जल्दी कर। कागजों का पुलिंदा लेकर मैं घर आया। यद्यपि मेरी आंखें कमजोर हैं और रात को काम करना मेरे लिए कठिन है, फिर भी दीदी के कागजों को मैंने पढ़ना शुरू किया। शीर्ष के स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अथबाण भट्ट की आत्मकथा। लिखे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। उसके शीर्ष के स्थान पे मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा था? अथबाण भट्ट की आत्मकथा लिखे थे। इसको रट लेना, बाण भट्ट की आत्मकथा। तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी है। मैं ध्यान से सारी कथा पढ़ गया। मुझे अपार आनंद हो आ रहा था। इतने दिन बाद संस्कृत साहित्य में एक अनोखी चीज प्राप्त हुई। संस्कृत साहित्य में रात यूं ही बीत गई। सवेरे में कलकत्ता को रवाना हो गया। ये कलकत्ता तो बिल्कुल जहन में फिट करना। वहां 1 सप्ताह रुकना पड़ा। कितने सप्ताह रुकना पड़ा इसको? 1 सप्ताह। लौट कर आया तो मालूम हुआ दीदी काशीवास करने चली गई। किसी को कोई पता ठिकाना नहीं दे गई। 2 साल तक वह कथा यूं ही पड़ी रही। कितने साल तक? 2 साल तक यूं ही पड़ी रही। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एक दिन मैंने सोचा कि बाण भट्ट के ग्रंथों से मिलाकर देखा जाए कि कथा कितनी प्रमाणिक है। कथा में ऐसी बहुत सी बातें थी जो उन पुस्तकों में नहीं है। इनके लिए मैंने समसामयिक पुस्तकों का आश्रय लिया और एक तरह से कथा को नए सिरे से संपादित किया। आगे जो कथा दी हुई है वह दीदी का अनुवाद है और फुटनोट में जो पुस्तकों के हवाले दिए हुए हैं वे मेरे हैं। कथा की असल महत्वपूर्ण टिप्पणियां तो उसकी प्रमाणिकता के सबूत हैं। बहुत दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। मैंने अब उनके दर्शन की आस छोड़ बैठा था। एक दिन अचानक मुगल सराय स्टेशन पर दीदी के दर्शन हो गए। ध्यान दीजिएगा, कौन से स्टेशन पर दर्शन हुए? मुगल सराय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे गाड़ी बदल रही थी और बहुत ही व्यस्त दिख रही थी। मुझे देखकर वे जरा भी प्रसन्न नहीं हुई, केवल कुली को डांट कर कहती, संभाल के चल, तू बड़ा आलसी है। मैंने सोचा कुली भी आलसी है। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, दीदी तुम क्या पहचानती भी नहीं हो? वाह रे! दीदी रुक गई, बोली, देखो मैं बहुत दुखी हूं, वह बिल्ली धोखा दे गई। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? दीदी बोली, कमबख्त स्त्री निकली, देख ने 5 बच्चे दिए हैं। मैंने कहा, कहाँ तक संभालूं? मैंने बात काट कर कहा, दीदी वह आत्मकथा मेरे ही पास पड़ी है। दीदी गुस्से में थी, रुकी नहीं। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक कार्ड फेंक कर कहा, मैं देश जा रही हूं, ले मेरा पता, ले भला। मैंने कार्ड संभाला और दीदी की गाड़ी चल दी। नीचे बाण भट्ट की आत्मकथा दे रहा हूं। दीदी ने उसे प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है। ध्यान देने की बात है कि बाण भट्ट की अन्य पुस्तकों की बाती ये आत्मकथा भी अपूर्ण है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आत्मकथा क्या है? अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट में इसकी कथानक और मूल संवेदना लेके आऊंगी। धन्यवाद।